नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वेद क्रो में। आज के इस वीडियो में हम संवैधानिक पदाधिकारी तथा संसदीय समितियों से एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथ में यह भी जिक्र है कि 65 वर्ष की आयु हो जाने पर भी वह रिटायर हो जाएगा। अतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी उसी के अनुसार उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? यह मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है लोक लेखा समिति के लिए। एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार जितना भी खर्च करता है उन सबका निगरानी और लेखा जोखा महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। उसके बाद उसका एक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंप देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति एवं लोक लेखा समिति यह जांच करता है कि सरकार धनराशि को कहां खर्च कर रही है और कितना खर्च कर रही है। सरकार द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है उसमें कमी कैसे लाया जाए, उसका उचित उपयोग कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी प्राक्कलन समिति पर होती है। एवं लोक उपक्रम समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करता है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों रिपोर्टों की जांच करता है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद और इसका गठन 1952 में हुआ था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसका जिक्र अनुच्छेद 76 के 1 में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, इसलिए इसका आंसर होगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। महान्यायवादी संसद में अपनी बातों को रख सकते हैं, कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं, परंतु संसद में मतदान देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? अर्थात कौन संविधान द्वारा निर्मित नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये तीनों संविधान द्वारा निर्मित है, परंतु योजना आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक संविधानेतर संस्था है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत का नीति आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका निर्माण संविधान द्वारा हुआ हो। सांविधिक निकाय का अर्थ होता है जिसका निर्माण संसद अधिनियम द्वारा हुआ हो और असंवैधानिक निकाय का अर्थ होता है जिसका निर्माण संसद अधिनियम द्वारा नहीं हुआ हो। अर्थात नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है, यह एक असंवैधानिक निकाय है, एक गैर सांविधिक निकाय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? संविधानेतर का मतलब है जिसका निर्माण संविधान द्वारा नहीं हुआ हो और असंवैधानिक का मतलब है जिसका निर्माण संसद अधिनियम द्वारा नहीं हुआ हो। नीति आयोग की स्थापना ना तो संविधान द्वारा हुआ है और ना ही संसद द्वारा, इसलिए नीति आयोग एक संविधानेतर और असंवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। अर्थात इसका आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।
निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता यह सिविल सेवाओं की एक विशेषता है। सरकार तो बदलते रहती है, कभी इस पार्टी की सरकार तो कभी उस पार्टी की सरकार, परंतु जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, कोई आईपीएस ऑफिसर होते हैं, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, वह किसी पद पर विद्यमान होते हैं और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी या किसी भी राजनेता के प्रभाव में नहीं आ सकते। वह पार्टी के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, बल्कि वे तटस्थ एवं निष्पक्ष भाव से अपनी कर्तव्यों का पालन करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अधिकारी वर्ग क्या कार्य करता है? अधिकारी वर्ग प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को ही अधिकारी वर्ग कहा गया है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है और अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का ना तो बर्खास्त कर सकता है और ना ही नियुक्ति कर सकता है, उनका केवल चयन कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा या अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं को संयुक्त रूप से अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है और ये 3 सेवाएं हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? यह है प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस सेवाएं और वन सेवाएं। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के क्या हैं? वे हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं वित्त आयोग में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? वित्त आयोग। भारत में सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 315 के तहत। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है? लोक लेखा समिति से। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, चुनाव आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग तथा चुनाव आयोग का। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और यदि आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में डिसलाइक का कारण ज़रूर बताएं।